हेलो। 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 चलिए सुनिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर 5 का रिवीजन है हम लोग का। चैप्टर 5 में जैसे कि हम लोग को पढ़ना होगा, होता है मेंडल के बारे में। याद है ना आप लोग को? अच्छा, तो इसको पढ़े हुए होंगे, जो बच्चा पहले से पढ़ा हुआ होगा तो उसके लिए ये सब फायदा वाला चीज है। जो घर से रिवीजन करके आया होगा, रिवीजन उसी बच्चे को फायदा करता है जो बच्चा पहले से पढ़ कर आया हो, पढ़ा हुआ हो। रिवीजन कहिए या इसी को दूसरे शब्दों में क्रैश कोर्स कहा जाता है। ठीक है। तो अब बहुत बच्चे जो है इंतजार में है कि सर गेस कब आएगा, गेस कब आएगा। भाई गेस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितना रिवीजन आपको करा दिए उस चैप्टर का आप बैठिए, आप बैठ के एक बार मिला लीजिए गेस। आज शाम को आप लोग को व्हाट्सएप पे डाल दिया जाएगा, सब टेलीग्राम पे। अब बैठ के मिला लीजिए, अब मिला के देखिए 1 से लेकर 5 चैप्टर तक आज पढ़ा रहे हैं, सारा क्वेश्चन आपको याद हो गया। लेकिन तब जब आप रोज हम पढ़ा रहे थे, रिवीजन करा रहे हैं और रोज का रोज आप पढ़ रहे हैं, कंप्लीट आप कर लिए हो तब। नहीं तो फिर ऐसे ही 16 चैप्टर तक का रिवीजन हम आपको करा देंगे, पूरा खत्म करा देंगे। उसके बाद भी आपसे पूछा जाएगा तो उसमें से आप 6 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं बनाइए, रिवीजन अगर नहीं होगा तो। रिवीजन करना सबसे बड़ा जरूरी है। घर पे जाकर पढ़िए। हमारा काम है सिर्फ आपको एक सहारा देना। घर पे जाकर मेन जो इसमें मेहनत करना है आप ही को करना है। अब जाकर आराम से सोइएगा, 8 घंटा 9 घंटा, अभी नींद आना चाहिए। 2 घंटा से 2.5 घंटा सोइए, उससे ज़्यादा मत सोइए। अब एग्जाम के समय में सो लीजिएगा। एग्जाम के एक दिन पहले खूब सो के तब बायोलॉजी का एग्जाम देने जाइएगा। केमिस्ट्री के दिन पूरा दिन भर सोइए, फिजिक्स के दिन पूरा दिन भर सोइए, तब एग्जाम दीजिए। लेकिन एग्जाम के पहले अब 1 महीना का समय है, इसमें आप किसी भी तरह से कोशिश करिए कि 3 घंटा ही मेरे लिए सोना काफ़ी है। 3 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं तो सर 3 घंटा सोते हैं आज 3 घंटा सोते हैं आज 4 घंटा मोबाइल चलाते हैं, तो वे कहाँ पूरा करते हैं। चलिए अब सुनिएगा, चैप्टर 5 में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स क्या है। थोड़ा इसमें आप लोगों को कम दिख रहा होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी क्या है। तो सुनिएगा, आनुवांशिकी क्या है, यानी कि सर जेनेटिक्स आर द कलेक्टिव स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आनुवांशिकी क्या होता है, तो सर आनुवांशिकी आनुवांशिकता और विभिन्नता का सामूहिक अध्ययन होता है। बात समझ में आया। आनुवांशिकी क्या है, तो आनुवांशिकता और विभिन्नता का सामूहिक अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। यानी कि हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स बराबर इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन। यानी कि सर आनुवांशिकता और विभिन्नता दोनों को जब एक साथ मिलाकर हम लोग पढ़ते हैं तो उसी को आनुवांशिकी कहते हैं। बोल सकते हैं आनुवांशिकी के बारे में। आनुवांशिकी क्या है, तो सर आनुवांशिकी किसका सामूहिक अध्ययन होता है, आनुवांशिकता और विभिन्नता का सामूहिक अध्ययन होता है। ठीक है। अच्छा अब आइए, सर जेनेटिक्स शब्द को किसके द्वारा दिया गया था। जेनेटिक्स शब्द को विलियम बैटसन, इस सब ऑब्जेक्टिव में आने वाला क्वेश्चन है। जेनेटिक्स शब्द को विलियम बैटसन के द्वारा दिया गया था। अच्छा, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के पिता मेंडल। मेंडल का पूरा नाम पूछता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छा, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स यानी कि आधुनिक आनुवांशिकी के पिता, आधुनिक आनुवांशिकी के पिता डब्ल्यू बैटसन यानी विलियम बैटसन को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स यानी प्रायोगिक आनुवांशिकी के पिता मोर्गन साहब को कहा जाता है। और इन्होंने प्रयोग जो किया था, किस पर किया था, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर, फ्रूट फ्लाई पर, जिसका जीवन काल 30 दिनों का होता है। ठीक है। फ्रूट फ्लाई फल मक्खी पर इन्होंने कार्य किया था। फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, और ये मोर्गन साहब इस पर प्रयोग किए थे, इस फल मक्खी पर। इसलिए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स यानी कि प्रायोगिक आनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है, तो सर ये मोर्गन को कहा जाता है। अच्छा, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स यानी कि मानव आनुवांशिकी या बायोकेमिकल जेनेटिक्स मतलब जैव रासायनिक आनुवांशिकी के पिता ए गैरोड को कहा जाता है। ये था वैज्ञानिक लोग के बारे में। थोड़ा ये वाला स्लाइड जो है आपको याद रखना है, क्योंकि अगर हो सकता है कहीं अगर ऑब्जेक्टिव में कोई भी वैज्ञानिक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो आप यहां से बता सकते हैं। ठीक है। चलिए, याद हो जाएगा इतना एकदम। ये सब चीजें जो है सुबह सुबह जग के रटने की कोशिश करिए। ये सब रटने वाला बातें हैं। जहाँ वैज्ञानिक का बात है वो सब रटने वाला है। कॉन्सेप्ट वाला बात को दिन में पढ़िए, सुबह में जगिए, सुबह में रटिए। सुबह आप सोने के लिए नहीं है, रात को आप कोशिश करिए कि जल्दी सो जाएं। रात को जल्दी सो जाइए, आज सुबह 2 बजे तक जग जाइए। आपका सुबह अब 2 बजे हो, और 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगातार पढ़िए।
एकदम आप पढ़ के देखिए ना, आप 1 महीना समय, 1 महीना पागल की तरफ पढ़ कर देखिए, 1 महीना के बाद आप ही इतिहास रचिएगा। भले आप बैच में आप कितना भी डिवीजन पे हो, बैच में आपका स्थान पीछे भी क्यों नहीं हो, आप आगे आ जाइएगा अगर अच्छा से अभी 1 महीना पढ़ लिए तो। नहीं तो अगर आगे भी रहें 1 महीना लूज कर दिए पढ़ाई में तो फिर गए काम से। अच्छा, इसमें अब जो है फैक्टर, कारक क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि यह आनुवांशिकता की इकाई है। यह क्या है जी, कारक क्या है? तो सर कारक शब्द का उपयोग मेंडल साहब के द्वारा दिया गया था। कारक शब्द का नाम जो दिया गया, ये मेंडल ने इसका नाम उपयोग किया था। और कारक क्या होता है सर? आनुवांशिकता की इकाई है। आनुवांशिकता बताए थे, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? तो सर इनहेरिटेंस का मतलब होता है जैसे कि जेनेटिक्स जो है ना, इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों को मिलाकर बना हुआ है। यानी जेनेटिक्स में हम लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस को हिंदी में आनुवांशिकता कहते हैं, और आनुवांशिकता का मतलब होता है माता पिता से जब लक्षणों का स्थानांतरण उनके संतानों में होता है तो उसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। माता पिता से लक्षणों का स्थानांतरण उनके संतानों में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। बात समझ में आया? इनहेरिटेंस। चलिए, अच्छा, तो इसके बाद इट इज यानी कि बोल सकते हैं सर इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि यह आनुवांशिकता का इकाई है। फैक्टर शब्द का उपयोग मेंडल के द्वारा किया गया था। कारक शब्द का उपयोग किसने किया था? सर मेंडल ने किया था। अच्छा, अब सुनिएगा, अब डोमिनेंट शब्द को, डोमिनेंट फैक्टर जो होता है, सॉरी प्रभावी कारक, उसको बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है जैसे कैपिटल टी, और अप्रभावी कारक जो होते हैं यानी रिसेसिव फैक्टर जो होते हैं उनके लिए छोटा लेटर का उपयोग किया जाता है, स्मॉल टी या स्मॉल आर, इसके लिए कैपिटल आर। तो याद रखिएगा, वहीं पे अगर कैपिटल, ये डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, और रिसेसिव को यानी अप्रभावी को स्मॉल लेटर से, छोटे अक्षर से सूचित किया जाता है। ये डोमिनेंट फैक्टर होता है, रिसेसिव फैक्टर होता है, यानी प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक ये सब होता है। अभी आगे सब पता चल जाएगा। अच्छा, फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, फैक्टर को ही जीन कहा जाता है। फैक्टर को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और सबसे पहले फैक्टर को जीन 1909 ईस्वी में जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया। कारक को यानी जीन शब्द किसने बोला था? कारक को जीन किसने बोला था? तो सर जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में कारक को जीन कहा था। ठीक है, कारक को क्या बोला? जीन बोला था। अच्छा, उसके बाद देखिए इनहेरिटेंस क्या होता है? तो सर इनहेरिटेंस को हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकता। क्या बोलते हैं हिंदी में? आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता क्या है? तो वहीं अभी हम आपको बताए हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि माता पिता से संतानों में लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहा जाता है। माता पिता से उनके संतानों में लक्षणों के आनुवांशिकता, सॉरी लक्षणों के स्थानांतरण के प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहा जाता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब जैसे मान लीजिए कि ये माता पिता पेरेंट्स हैं, जब इनसे लक्षण का ट्रांसफर उनके ऑफस्प्रिंग में, संतानों में होगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेंस, यानी कि आनुवांशिकता। अच्छा, उसके बाद जैसे कि वही हिंदी में लिखा हुआ है माता पिता से, ये तो पता है आप लोग को। अब आइए वेरिएशन क्या है? सर वेरिएशन को हिंदी में बोलते हैं विभिन्नताएं। वेरिएशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? विभिन्नताएं। तो देखिए विभिन्नताएं क्या है? तो सर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, यानी एक समान जनकों के संतान आपस में समान नहीं होते हैं। एक समान जनक के संतान, एक समान यानी कि एक ही जनक के अगर 2-4 बच्चे हुए, चारों आपस में समान नहीं है, उसी को विभिन्नताएं कहा जाता है। और वेरिएशन लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होता है, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो वेरिएशन जो होता है यानी कि सर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट्स, यानी समान जनकों के संतान, सेम पेरेंट्स, आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, आपस में समान नहीं होते हैं, उसी को विभिन्नताएं कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए अलील क्या है? तो सर अलील क्या है? तो इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच इज प्रेजेंट ऑन सेम पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम का मतलब होता है समान गुणसूत्र पर,
समजात गुणसूत्र इसी को कहते हैं, यानी समान गुणसूत्र। जैसे समजात गुणसूत्र ये हो गया, जो ग्रीन कलर से यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है, ये क्या है? ये क्रोमोजोम है। देखिए एरो देकर दिया गया है, क्रोमोजोम है। इस पर जो मौजूद आप देख रहे हैं, ये क्या है? जीन है। तो जीन क्रोमोजोम पर होते हैं। अच्छा, तो अगर पूछा जाए अलील क्या है, तो सर इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। इट इज अ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच इज प्रेजेंट ऑन सेम लोकस, यानी सेम पोजीशन। लोकस मतलब पोजीशन, जो समान स्थान पर, देख रहे हैं ये एकदम बराबर बराबर पे स्थित है, जो समान स्थान पर ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी समजात गुणसूत्र के, एकदम समजात गुणसूत्र, ये दोनों समजात गुणसूत्र के समान स्थान पर स्थित रहते हैं। बात समझ में आया? तो यानी कि यह जीन के विकल्पित रूप होते हैं। विकल्पित रूप होते हैं कौन? अलील। अलील क्या है? तो यह जीन के वैकल्पिक रूप होते हैं जो समजात गुणसूत्र के समान स्थिति पर मौजूद होते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों जीन हो गया, और दोनों जीन एक साथ मिलकर यह अलील बन गया। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं अलील क्या है? इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच इज प्रेजेंट ऑन सेम लोकस, यानी सेम पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए, अलील शब्द को विलियम बेटसन के द्वारा दिया गया था। अलील शब्द को किसके द्वारा दिया गया था? सर विलियम बेटसन के द्वारा अलील शब्द को दिया गया था। अच्छा, अब होमोजाइगस क्या है? ये सब पूछा भी जाता है। समजात अंग और समजात अंग नहीं, ये होमोलोगस, समयुग्मज और हेटेरो, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मज के बीच अंतर स्पष्ट करिए। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा भी है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो अगर समजात अंग आपसे पूछा जा रहा है, सॉरी समजात अंग नहीं, सॉरी वो सब 7वां चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन में। यह है समयुग्मकी, युग्मजी क्या है? समयुग्मजी, तो समयुग्मजी बोलते हैं व्हेन अ जाइगोट इज डेवलप्ड बाय, यानी जब समझ लीजिए कि जब जाइगोट का निर्माण दो समान जीन वाले गैमिट के साथ हो। देखिए, यानी कि व्हेन अ जाइगोट इज डेवलप्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स ऑफ आइडेंटिकल जीन, यानी कि जब युग्मनज का निर्माण दो समान जीन वाले युग्मक के संलयन यानी जुड़ने से हो, तो उसी को बोलते हैं होमोजाइगस। जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, दोनों समान समान होना चाहिए। अच्छा सर, होमोजाइगस जो होता है ना, होमोजाइगस जो है ये कभी भी होमोजाइगस डोमिनेंट होगा और नहीं तो होमोजाइगस रिसेसिव होगा। ये डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों होता है। लेकिन वहीं हेटेरोजाइगस में अगर अंतर पूछा गया तो उसमें आप क्या बोलिएगा? हेटेरोजाइगस सर ये हमेशा डोमिनेंट होगा। अरे हमेशा डोमिनेंट होगा जी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तब ना हेटेरोजाइगस बना। हेटेरोजाइगस में क्या होता है सर? जब जाइगोट का निर्माण, जब युग्मनज का निर्माण दो असमान जीन वाले युग्मक के मिलने से हो, तो उसे हम विषम युग्मज कहते हैं, और इस युग्मज से विकसित होने वाले जीव को विषम युग्मजी कहा जाता है। समझ में आया? समयुग्मजी क्या है? तो जब युग्मनज का निर्माण दो समान जीन वाले युग्मकों के आपस में मिलने से हो, तो उस युग्मनज को समयुग्मनज कहते हैं, और इस युग्मनज से विकसित होने वाले जीव को समयुग्मजी कहा जाता है। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन बैंक का इस बार का जो हम आप लोग को मॉडल सेट दे रहे हैं उसका क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन के साथ उसमें आपको मिलेगा अपने भाषा में। सबसे बड़ी बात है कि जो मॉडल पेपर आपको दिया जाएगा वो अपने भाषा में होगा, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अब मान लीजिए कोई बच्चा इंतजार में है, कब आओगे भाई, तो इंतजार में रहिए, हम जो आपको दे रहे हैं इसी को याद करिए ना, उसके बाद आप पन्ना खाली पलटिएगा। ये सब तो याद है। 150 क्वेश्चन आप एक दिन में बैठ के याद कर जाइएगा, क्वेश्चन लगभग नहीं करेगा जाना। आप लोग को जो मेन पावर जो दिया जा रहा है वो नहीं समझ रहे हैं, आप लोग खोखला बनने के चक्कर में है। मॉडल पेपर क्या है? खोखला। आपको जो दिया जा रहा है आप उससे बेस्ट कर सकते हैं, 70 नंबर उससे बाहर का नहीं आएगा, क्योंकि बहुत मेहनत उसके लिए किया गया है। तो 70 नंबर उससे बाहर का नहीं आएगा, उसी में सब रहेगा 70 नंबर का। लेकिन भाई हो सकता है कहीं आपका 5 नंबर 7 नंबर इधर से उधर भी हो जाए, हो सकता है।
पर हम, लेकिन अब मान लीजिए कि आप उसको बैठ के जो याद करिएगा, आप उससे अच्छा है कि जब क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप इसको नहीं याद करिए, इसको याद करिए, वहाँ क्वेश्चन मिलाइए खाली। सॉल्यूशन हालांकि वहाँ भी है इसी भाषा में, जिस भाषा में हम लोग पढ़े हैं, एकदम आसान तरीका से आप लोग को याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम देखिए, पहला हम सबसे पहला जोड़ आप लोग क्या चीज़ पर देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि पहले ही आप मॉडल पेपर के चक्कर में पढ़ें। हम कह रहे हैं कि आप पहले पूरा का पूरा रिवीजन फाइनल अपना करें। जब आपका रिवीजन, हालांकि आज हम आपको दे देंगे, आप अपना याद करिए, कोई बात नहीं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और उसी में से क्वेश्चन रहेगा 70 नंबर आपसे बन जाएगा। पर हम आपको खोखला बना के नहीं भेजना चाहते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन किसी भी तरीका से आए, कितना घुमा के आए, आपसे बन जाए, इस तरह का होना चाहिए। तो उसके लिए रिवीजन आपको जरूरी है। अब यहाँ पे रिवीजन करिए और घर पे जाके खूब सोइए, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इस समझ में आया? समयुग्मा जी किसको कहेंगे? तो सर, व्हेन अ जाइगोट इज डेवलप्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ऑफ आइडेंटिकल जीन, ठीक है, एंड तब उसके बाद इट इज कॉल्ड होमोजाइगोट, एंड द ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम दिस जाइगोट आर कॉल्ड, अच्छा, इज कॉल्ड होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, होमोजाइगस। बस समझ में आया? चलिए, जैसे कैपिटल टी दोनों समान है ना, है स्मॉल टी दोनों समान है, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, समझ में आया क्या? अच्छा, अब आइए यहाँ पे, जैसे हाँ, अब जाइगोट का निर्माण कैसे हुआ है सर? दो गैमेट के मिलने से, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से। जैसे मान लीजिए कि नर युग्मक में एक कैपिटल टी हुआ, मादा युग्मक एक कैपिटल टी हुआ, तो कैपिटल टी मिलकर एक बन गया। और दोनों समान समान अगर गैमेट मिलेगा, यानी जाइगोट का निर्माण हम लोग जानते हैं कि सर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से होता है। अच्छा, तो जब ये दोनों समान समान मिलेगा तब ना बनेगा, ये दोनों समान समान मिला तो जाइगोट बन गया, नहीं स्मॉल टी, तो ये हो गया होमोजाइगस, ये हो गया होमोजाइगस, ये कैपिटल आर होमोजाइगस, स्मॉल आर होमोजाइगस। बात समझ में आया? यानी कि सर ये रिसेसिव भी हो सकता है और ये डोमिनेंट भी हो सकता है। ये प्रभावी है कि नहीं? कैपिटल बड़ा अक्षर से जो लिखा गया उसको डोमिनेंट कहते हैं, प्रभावी कहते हैं, और छोटे अक्षर से जो लिखा गया वो अप्रभावी कहलाता है, रिसेसिव कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए सर, हेटेरोजाइगस क्या है? हेटेरोजाइगस व्हेन अ जाइगोट इज डेवलप्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स ऑफ डिफरेंट जीन। समझ में आया? यानी कि जब युग्मनज का निर्माण दो असमान जीन वाले युग्मकों के मिलने से हो, सीधे बोल दीजिएगा, जब युग्मनज का निर्माण दो असमान जीन वाले असमान युग्मकों के मिलने से हो, यानी संलयन से हो, तो उसे विषम युग्मज कहा जाता है, उसे विषम युग्मज कहा जाता है। और इस युग्मनज से विकसित जीव को विषम युग्मजी कहा जाता है। समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए कि कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो दो असमान जीन का जोड़ाना है जी। कैपिटल टी और स्मॉल टी जो जाइगोट है, इसमें एक कैपिटल टी डोमिनेंट है, एक रिसेसिव, दोनों मिला है, तो दोनों ये समझिए कि अलग अलग हो गया। तो अलग अलग जीन वाले युग्मक के मिलने से बनने वाले जाइगोट और उस जाइगोट से डेवलप्ड जीव क्या कहलाते हैं? हेटेरोजाइगस। यहाँ देखिए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये सब दोनों असमान हो गया, तो उसको हेटेरोजाइगस विषम युग्मज कहेंगे। याद हो गया विषम युग्मज? अभी जितना पढ़ा दिए हैं उसमें से कितने लोगों को पूरा याद हो गया? एक्टिव होइए, सब याद हो जाएगा, यहीं पे पूरा एक्टिव रहिए, यहीं पे याद हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे जैसे फिनोटाइप के बारे में। सर, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस शब्द को दिया गया था बैटसन के द्वारा। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस शब्द को किसके द्वारा दिया गया था? सर, बैटसन के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, होमोजाइगस यानी समयुग्मजी और विषम युग्मजी शब्द को विलियम बैटसन के द्वारा दिया गया था। अब आइए फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? तो अगर किसी को बाहर से देखकर आप बता रहे हैं तो फिनोटाइप हो गया। अगर किसी को आप बाहर की तरफ से एक्सटर्नल कैरेक्टर को देख रहे हैं, बाहरी लक्षण को देखकर बता रहे हो, जैसे किसी को देखकर आपको लगा कि ये लंबे हैं, ये बौने हैं, तो डायरेक्ट अगर उसका नाम रख दिए कि लंबा है या बौना है, तो इसका मतलब ये हो गया उसका फिनोटाइप। यानी ये क्या है सर? इट इज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या जीवों का आकारिकीय लक्षण होता है, बोल सकते हैं, या फिर बाहरी। अच्छा, इट इज द एक्सटर्नल यानी बाहरी, एंड मॉर्फोलॉजिकल यानी आकारिकी अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
यह जीवों के बाहरी और आकारिकीय उपस्थिति है। बात समझ में आया? यह जीवों के बाहरी या आकारिकीय उपस्थिति है। कैसा ये बाहर से दिख रहा है, वैसे अगर बोल दे रहे हैं आप तो ये फिनोटाइप हो गया। हिंदी में इसी को कहते हैं दृश्य या प्रारूप, जैसे टॉल, ड्वार्फ, लंबा, बौना। इसका भी हिंदी नहीं ना बताना होगा, हाँ ये तो पता होगा, लंबा और बौना। अच्छा, उस पर जीनोटाइप में, जीनोटाइप क्या है सर? इट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यह जीवों के आनुवांशिक बनावट को दर्शाता है, यानी यह जीवों के आनुवांशिक बनावट है। जैसे जीवों के आनुवांशिक बनावट में कैपिटल टी, जीव अगर लंबा है तो वो कैपिटल टी वाला लंबा है, या लंबा होने के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी भी होता है, क्योंकि आपको पता है कैपिटल टी जो है ये प्रभावी है, स्मॉल टी अप्रभावी है। तो प्रभावी और अप्रभावी जब दोनों एक साथ मिलता है तो जो कैरेक्टर इससे डेवलप होते हैं वो प्रभावी वाले होते हैं, क्योंकि प्रभावी का काम क्या होता है कि अपने बगल वाले को हाइड कर देना, छुपा देना, अपने बगल वाले लक्षण को दबा देना, इसलिए ये अपने लक्षण को ही प्रदर्शित करता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये हेटेरोजाइगस है कि होमोजाइगस? अरे हेटेरोजाइगस है ना, विषम युग्मज है, तो इसमें ये विषम युग्मज हो जाएगा और ये क्या हो गया? जीनोटाइप है। इसका फिनोटाइप बताइए। टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप टॉल, कैपिटल टी का टॉल, स्मॉल टी का ड्वार्फ। तो ये आप जो बोल रहे हैं अभी ड्वार्फ, टॉल, ये सब ये हो गया क्या? फिनोटाइप। अब उसी को अगर मान लीजिए कोई लंबा है तो कैपिटल टी के कारण लंबा है, कि कैपिटल टी स्मॉल टी के कारण लंबा है, तो ये हो गया उसका जीनोटाइप। ठीक है, चलिए अब यहां सुनिएगा जरा। मान लीजिए कि लंबा के लिए हम लोग कैपिटल टी को डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अच्छा, ड्वार्फ के लिए, बौना के लिए हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल टी अगर एक साथ रहेगा तो ये क्या बन गया? टॉल बन गया। अच्छा, कैपिटल टी स्मॉल टी अगर एक साथ रहेगा ना तो स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी के लक्षण को दबा देगा और कैपिटल टी वाला ही लक्षण आएगा, क्योंकि आप याद रखिएगा प्रभावी जब अप्रभावी के साथ रहे, यानी डोमिनेंट जब रिसेसिव के साथ रहे तो रिसेसिव का लक्षण वहां प्रदर्शित नहीं होता है, तो इसलिए केवल टॉल बना। स्मॉल टी जो है ये क्या बन जाएगा सर? ये बौना बनेगा, यानी कि ये बन जाएगा ड्वार्फ, यानी कि ये क्या बन गया? बौना बन गया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जो है ये लंबा बौना हो गया। हाँ, अच्छा, तो ये सब जितना इधर आप देख रहे हैं ये सब जीनोटाइप है, और इधर जो आप देख रहे हैं ये उसका फिनोटाइप हो गया। तो फिनोटाइप क्या होता है? तो सर जीवों का बाहरी उपस्थिति है या आकारिकीय उपस्थिति, जीवों के आकारिकीय उपस्थिति या बाहरी उपस्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। और जीवों के आनुवांशिक बनावट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अब मेंडलिज्म पर। मेंडलिज्म जो है ये मेंडलिज्म क्या दर्शाता है? यानी कि सर ये मेंडल के बारे में हो गया। ठीक है, यानी ये मेंडल के बारे में हो गया। अब सुनिएगा मेंडल के बारे में क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले सर मेंडल का पूरा नाम क्या है? तो मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या है सर? ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छा, उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था सर? 22 जुलाई 1822 ईस्वी में सिलेसिया गांव, ऑस्ट्रिया के, देखिए ऑस्ट्रिया के सिलेसिया गांव में हुआ था। 22 जुलाई 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के सिलेसिया गांव में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म। अच्छा, ही वर्कड ऑन पी प्लांट, उन्होंने मटर के पौधे पर कार्य किया था। मटर के पौधा का वैज्ञानिक नाम है पिजम सटाइबम। फ्रॉम कब से कब तक? 1856 से 1863 ईस्वी तक, यानी कि इन्होंने 7 सालों तक, सन 1856 से 1863 ईस्वी तक मटर के पौधे पर इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, अरे याद हुआ? मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था? सिलेसिया गांव में हुआ था। कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था। किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया। अच्छा, उन्होंने किस पर कार्य किया था? मटर के पौधा पर। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पिजम सटाइबम। अच्छा, इनका कार्य कितने वर्षों तक चला? 7 वर्षों तक। कब से कब तक? 1856 से 1863 ईस्वी तक। ये सब ऑब्जेक्टिव का की पॉइंट है। ठीक है, एकदम की पॉइंट है बाबू। अच्छा, इनका मृत्यु कब हुआ? तो ये मर जाते हैं कब? सन 1884 ईस्वी में, विदाउट गेटिंग एनी क्रेडिट ऑफ हिज वर्क।
इसका हिंदी होता है अपने कार्यों का श्रेय प्राप्त किए बिना मर गए। अपने कार्यों का कोई भी श्रेय प्राप्त किए बिना मर गए। कब मरे? सन 1884 ईस्वी में। उनको कोई क्रेडिट नहीं मिला। अब मरने के 16 साल के बाद सन 1900 में, मेंडल के मरने के 16 साल के बाद सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों के द्वारा मेंडल के पोस्टुलेट मतलब तथ्य, जो तथ्य वो दिए थे पहले से, उसको संभाल कर रखे थे। उनके सक्सेस का ये एक और ये भी कारण है कि वो सक्सेस इसीलिए हुए कि उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसको संभाल कर रखा था। अच्छा, तो मेंडल के मरने के 16 साल के बाद सन 1900 में मेंडल के पोस्टुलेट्स को, यानी कि तथ्यों को, यानी किए हुए खोजों को दोबारा रीडिस्कवर किया गया, यानी दोबारा से खोज किया गया 3 वैज्ञानिकों के द्वारा। और वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन थे? कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डेवरीज और इरिक वॉन। कार्ल कॉरेंस जर्मनी के रहने वाले थे, ह्यूगो डेवरीज हॉलैंड के रहने वाले थे, और इरिक वॉन जो है ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। हो जाएगा? चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे, रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल के सक्सेस का कारण बताइए। मेंडल ने सक्सेस क्यों हुआ था? मेंडल के सक्सेस होने का कारण आपको बताना है। तो सर, मेंडल के सक्सेस होने का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, अच्छा, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। मेंडल के सक्सेस यानी सफलता का कारण था कि उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। दूसरा है पी प्लांट इज एनुअल। मटर का पौधा जो होता है ये वार्षिक होता है, यानी कि वार्षिक रूप से इसको आप उगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यानी 1 वर्ष में 1 बार आएगा, वार्षिक है। अच्छा, फ्लावर ऑफ पी प्लांट इज बाइसेक्सुअल, यानी कि मटर के पौधे का फूल द्विलिंगी होता है, यानी जब द्विलिंगी होगा तो इसमें स्वपरागण आसानी से हो सकता है। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मैच्योर होंगे इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट तुरंत अपना पॉलिनेशन कर लेंगे, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, इसीलिए क्योंकि ये द्विलिंगी होता है। अच्छा, इट हैज मैनी कंट्रास्टिंग ट्रेट। इसमें कई विपर्यासी विशेषक पाए जाते हैं। इसमें कई विपर्यासी विशेषक पाए जाते हैं, जैसे कि हम लोग पूरे कंट्रास्टिंग ट्रेट की अगर बात करें तो कितने इसमें होते हैं? 14 होते हैं। 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, 7 लक्षण होता है। अब प्रत्येक लक्षण के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। तो जब 7 लक्षण होगा, अब प्रत्येक लक्षण के 2 विपर्यासी विशेषक होंगे। जैसे मान लीजिए तने की ऊंचाई एक लक्षण हुआ, इसके 2 विपर्यासी विशेषक लंबा और बौना, टॉल और ड्वार्फ। तो ऐसे 7 लक्षण है, तो टोटल 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, इट इज इजी टू कल्टिवेट। इसे उगाना भी बहुत आसान है। अच्छा, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रेजेंट इन पी प्लांट, यानी कि इसमें प्राकृतिक स्वपरागण होता है, यानी प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। इसमें पॉलिनेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वपरागण खुद कर लेगा। क्यों? क्योंकि बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी होता है। अच्छा, उसके बाद ये पी प्लांट है शॉर्ट लाइफ स्पेन, यानी मटर के पौधे का जीवन काल बहुत कम दिनों का होता है। मटर के पौधे का जीवन काल बहुत कम दिनों का होता है, कम होता है, और इसीलिए कम समय में, यानी कि लगभग ये 2 से 3 महीने में ये अपने पूरे संतति को उत्पन्न कर देता है। तो हम लोग बहुत कम समय में इसके बहुत बड़े संतति को पढ़ सकते हैं। बात समझ में आया? अच्छा भाई, ये मेंडल्स के वर्क के बारे में, मेंडल का कार्य क्या क्या था, यानी अब देखिएगा मेंडल का जो कार्य हुआ, कार्य में वो क्या क्या बताया, अब इसके बारे में सुनिए। मेंडल ही स्टडीड 7 कैरेक्टर्स। उन्होंने 7 लक्षणों को पढ़ा और 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट और 7 जोड़े विपर्यासी विशेषक को दिए। 7 जोड़े मतलब 14 विपर्यासी विशेषक। कैसे? तो मान लीजिए मेंडल का यहाँ पे 7 लक्षण है। ये सब लक्षण हो गया, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर और स्टीम लेंथ। अच्छा, अब देखिएगा इसमें प्रभावी और ये अप्रभावी, इसको बोलते हैं विपर्यासी विशेषक। तो एक लक्षण के कितने विपर्यासी विशेषक होते हैं? सर, 2 विपर्यासी विशेषक होते हैं। कौन कौन? डोमिनेंट और रिसेसिव। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए फ्लावर कलर का पर्पल यानी बैगनी और व्हाइट, इसी को वॉयलेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, व्हाइट। फ्लावर का पोजीशन एक्सियल, एक होता है टर्मिनल, एक होता है अक्षीय, एक होता है अंतस्थ। ठीक है, इधर में हम आप ये बता भी दिए हैं, इधर नाम भी हिंदी में सब लिख दिया गया है। ठीक है, अच्छा देखिए, मान लीजिए कि अगर हम लक्षण की बात करें तो लक्षण जो है
7 लक्षण कौन कौन होगा? तो मटर के पौधा से सब लोग वाकिफ हैं, मटर के पौधा के खेतों में सब लोग गए भी होंगे। तो देखिए इसमें आप लोग को याद होगा कि सर मटर के पौधा में सबसे पहले तने, ये लक्षण जैसे देखा जाए सर, तने की ऊंचाई, तो तना का ऊंचाई कौन कौन होगा? या तो लंबा होगा नहीं तो बौना होगा। दूसरा फ्लावर का कलर यानी कि सर फूल का रंग, तो फूल का रंग या तो वॉयलेट होगा यानी बैगनी होगा, नहीं तो व्हाइट यानी सफेद होगा। तो फूल का रंग दुइये गुना होता है, या तो बैगनी होता है नहीं तो सफेद होता है। तो बैगनी वाला प्रभावी होता है, सफेद वाला अप्रभावी होता है। जो कलरफुल है उसको मान लीजिए कि प्रभावी होता है, और ये बिना रंग का है यानी व्हाइट है। अच्छा उसको देखिए पुष्प की स्थिति यानी फ्लावर का पोजीशन, तो सर ये अक्षीय यानी एक्सियल अक्ष पर होगा, और एक टर्मिनल यानी अंतस्थ अंतिम अंत में होगा, और एक अक्ष से नीचे से निकला होता है साइड से, और एक ऊपर की ओर होता है। ये पुष्प की स्थिति है। अच्छा फली का आकार, पॉड का शेप, या तो सर फली दो तरह का होता है, या तो इनफ्लेटेड होता है यानी पूरा फूला हुआ, और नहीं तो कुछ उसमें फली जो होता है सिकुड़ा हुआ होता है, पट्टा देखिएगा कुछ सिकुड़ा हुआ होता है, तो यानी कॉन्स्ट्रिक्टेड उसको बोलते हैं, सिकुड़ा हुआ। अच्छा फली का रंग हरा नहीं तो पीला। अच्छा बीज का आकार गोल नहीं तो झुड़ीदार, रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब झुड़ीदार होता है, तो ये राउंड नहीं तो रिंकल्ड। अच्छा बीज का रंग या तो बीज का रंग पीला होगा और नहीं तो हरा होगा। पीला वाला और हरा वाला में कौन प्रभावी होगा? तो याद रखेंगे येलो वाला प्रभावी होगा। कैसे? तो याद रखने के लिए आपको सोचना है पीला वाला स्ट्रांग होता है ना बीज, बीज का रंग जब पीला हो जाएगा तो मजबूत ना हो जाएगा, तो वो प्रभावी हो गया। हरा वाला तो एक बार मसलिएगा खत्म हो जाएगा, यानी कि हो गया अप्रभावी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे फली का रंग है, फली का रंग ग्रीन और येलो, इसमें भी कंफ्यूजन आप लोग को होगा। तो सर ग्रीन वाला जब रहता है ना तो वो फली ताजा रहता है, और जब वो मर जाता है तो वो पीला हो जाता है, मतलब सूखने के समय में। तो इसे याद रखिएगा कि प्रभावी इसमें हरा वाला होगा, फली का आकार। ये ध्यान में रखने के लिए कुछ आपको हो गया, बस ध्यान में रखिएगा उसको। अब आइए यहाँ पे हम लोग आते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन में। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है? अब सुनिएगा प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है। तो द जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर्स इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन, यानी कि वैसे जीन जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं उसे प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है? तो सर वैसे जीन जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं उसको प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। याद रखिएगा वैसे जीन जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं उसे प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। अब आइए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये टॉपिक पे, जिसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, चलिए दिख जा रहा है क्लियर? ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे सर एकल संकर संकरण। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? ये 5 नंबर में इस साल फिक्स है, मान लीजिएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, 5 नंबर का टॉपिक है। सर 4 को क्वेश्चन को रेडी कर लीजिएगा, इस 4 में से कोई एगो आएगा जो 5 नंबर में पूछ देगा। बस समझ में रहा? नहीं उसमें नहीं, 5 में नहीं जाएगा। अच्छा मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, अच्छा उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस ये। अच्छा इसमें एक और आप लोग जोड़ सकते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, हालांकि हम दे भी दिए हैं, अच्छा अब मान लीजिए कोई, अगर आपको हम गेस में मॉडल पेपर में आंसर लिख के दे रहे हैं तो हम आपको तो लिमिट में ना देंगे। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम 2 नंबर में अगर है तो हम 2 नंबर के आधार पर देंगे, कहीं 5 नंबर में आ गया तब तो उसको आपको लमराना होगा। अब लमराइएगा तब जब आपके पास शब्द होगा, और शब्द तब आएगा जब आपने रिवीजन में पढ़ा है, आपने रिवीजन में याद किया है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं बाबू सब कुछ एकदम सब मोह माया है, ऐसा सोचिए। जो हमको मेरा गेस सबसे पहले पूरा फुल सिलेबस हम अच्छा से कवर कर ले, मेरा वही गेस है। आई आप लोग को बोल रहे हैं कि भाई आप आराम से 10 जनवरी तक हम सब मीडिया के सामने रहेंगे और वहां सबसे पूछा जाएगा एक एक करके, अपने दिल का बात जो भी है खुल के कह दीजिएगा। उसमें हम बुरे हैं या अच्छे हैं जो भी बताना होगा बता दीजिएगा। लेकिन मान लीजिए कि हाँ अभी आप सस्पेंस में रहिएगा तो आप ही का रिजल्ट खराब होगा। अभी आप लोग को बस इस पे ध्यान देना है, मार्केट में लोग क्या कह रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई अगर कुछ कहे तो उसको एक तमाचा मारिए और बोलिए कि 10 तारीख को मिलेंगे आपसे, आज 10 को 10 चलेगा, इसको बंद थोड़े होगा। नहीं तो वही ना सारा कंटिन्यू रहेगा। हम कहाँ कह रहे हैं रोकने का, लेकिन भाई वो तो नहीं बताएंगे तो समझ रहे हैं आप ही लोग
मैसेज ऑनलाइन में कर देते हैं, मेरा मूड खराब हो जाता है, उस दिन आधा घंटा मेरा खराब हो जाता है, समझ, आधा घंटा समय बर्बाद हो जाता है, हम सोच में पड़ जाते हैं कि बताइए जिस बच्चा के लिए मेहनत किया गया वही बच्चा जो है पैर खींच दिया। अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, एकल संकर संकरण क्या है? तो सर जब देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक लक्षणों के दो विपर्यासी विशेषक होते हैं, तो सर जब एक लक्षण के दो विपर्यासी विशेषक को आपस में क्रॉस कराया जाए तो वो एकल संकर संकरण कहलाता है। बस एकदम अपने भाषा में ऐसे आपको बताना है, कैसे बोलिएगा? तो when we consider the inheritance of one character at a time, मतलब एक बार में एक ही लक्षणों का आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाए। सर जब हम एक लक्षणों का, हम बोलेंगे सर जब एक बार में एक ही लक्षण के आनुवंशिकता पर विचार किया जाए या आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? एकल संकर संकरण कहते हैं। जब एक बार में एक ही लक्षण के आनुवंशिकता पर विचार किया जाए तो उसे एकल संकर संकरण कहते हैं। यानी व्हेन वी कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इन अ टाइम, मतलब एक बार में, इन अ क्रॉस, मतलब जब एक क्रॉस में एक संकरण में एक बार में एक ही लक्षणों का आनुवंशिकता का अध्ययन हो तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोल सकते हैं? द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम, मतलब कि जब एक बार में एक ही लक्षणों के आनुवंशिकता का अध्ययन हो तो उसे एकल संकर संकरण कहते हैं। अच्छा, अब ये स्थानांतरण यहाँ जो बोला जा रहा है, यानी कि आनुवंशिकता बोला जा रहा है, आनुवंशिकता मतलब लक्षणों का स्थानांतरण। अच्छा, अब आइए, जैसे कि सर इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल ने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को सिलेक्ट किया था। मेंडल सबसे पहले लंबा तथा बौना पौधों का चयन किया। सबसे पहले मेंडल ने लंबा और बौना पौधों का चयन किया। अच्छा, लक्षण जैसे उन्होंने क्या लिया? एक लक्षण लिए हो तने की ऊंचाई। अच्छा, तने की ऊंचाई का दो गो विपर्यासी विशेषक होता है ना सर, एक विपर्यासी विशेषक में एक आएगा प्रभावी और दूसरा अप्रभावी, यानी प्रभावी होता है लंबा और अप्रभावी क्या होता है सर? बौना। अच्छा, अब देखिए, अब क्या किया गया? इनके बीच क्रॉस कराया गया। तो क्रॉस भी हम लोग यहीं से देख लेते हैं, उतना समय हम लोग लॉस्ट करेंगे उससे अच्छा कि यहाँ से आप लोग देख लीजिए, लेकिन घर पे जाकर खाली इसको देखिएगा नहीं। ये ऑनलाइन फिजिक्स का पढ़ाई नहीं है। बहुत बच्चा को देखते हैं कि ऑनलाइन फिजिक्स कैसे पढ़ता है, सामने रख लिया, ऐसे हाथ रख लिया है और चल रहा है उधर सर रिएक्शन, ये अपना पूरा मतलब क्वेश्चन सॉल्व करा है न्यूमेरिकल, आइए बच्चा इधर देख रहा है, हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा, बस हो गया, वो समझ गया, उतना ही में उसको समझ में आ गया, अब हाथ बंद करके बैठा हुआ है। अरे उसका सही तरीका होता है कि सर जब पढ़ा रहे हैं तो उनके साथ साथ आप रोक कर लिखिएगा, तब ना होगा। तो उसी तरह से ये मैथ, ये समझिए एक तरह का फिजिक्स का चीज हो गया। अब बच्चा को ऑनलाइन में एक आदत क्या लगा हुआ है, उससे आप हो गया है विकलांग। विकलांग हो जाने का मतलब हुआ कि सर पढ़ा आप ही दीजिए, अब पढ़ाने के बाद सर नोट्स भी आप ही भेज दीजिए, और नोट्स ऐसा भेजिए जो हम फोटो कॉपी खाली करा के निकलवा लें, बस। और उसके बाद फिर वैसे ही पढ़ने तक रह जाएगा, जब तक बच्चा लिखेगा नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऑनलाइन में भी आप जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उसका सही तरीका ये होता है कि आप वीडियो जैसे जैसे चल रहा है उसको रोक दिए और लिखते चल रहे हैं। भले यही होगा कि एक वीडियो को देखने में 3 घंटा लगने दीजिए, लेकिन जो साथ साथ आप लिखते चलिएगा ना और समझते चलिएगा तो वही रियल आपको समझने का तरीका सही से याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें घर पे जाकर प्रैक्टिस करना है, बढ़िया से बनाना है। जैसे इधर प्रभावी और इधर अप्रभावी है। प्रभावी को क्या लिया गया? टॉल, कैपिटल टी, ये अप्रभावी है स्मॉल टी स्मॉल टी। देखिए तो लक्षण दोनों एक ही ना है? हाँ सर, लक्षण यहाँ एक ही है। कौन? तने की ऊंचाई, लंबा और बौना के बीच स्थानांतरण हो रहा है लक्षणों का। अब जैसे सर पहले हम लोग गैमिट बनाते हैं तो दोनों समान है तो एक ही गैमिट निकलेगा कैपिटल टी, यहाँ भी दोनों समान है तो एक ही गैमिट बनेगा स्मॉल टी। और दोनों असमान रहता, दो अलग अलग कैपिटल टी और स्मॉल टी रहता तो दो गो ना युग्मक बनता, एगो कैपिटल टी और एगो स्मॉल टी। तो यहाँ दोनों समान है तो एक कैपिटल टी, यहाँ दोनों समान है तो स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आपस में फ्यूजन करेंगे, जुड़ेंगे तो F1 पीढ़ी में, पहला पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो पहला पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी बना, वो टॉल हुआ यानी कि लंबा होगा। अच्छा, उसके बाद इनके बीच हम लोग सेल्फिंग कराएंगे, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का दोबारा कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया जाएगा, तब यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। अच्छा, कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग निकल गया, फिर
कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग निकल गया। ये तो आपको पता है कैपिटल टी स्मॉल टी का इसी को इसी के साथ सेल्फिंग कराना है। सेल्फिंग मतलब स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन। तो इसी में मेल पार्ट से पोलन ग्रेन को फीमेल स्टिग्मा पर गिराना है, तो यानी उसी के बीच ना उसी का क्रॉस होगा, तो इसलिए हम 2 बार लिख के इसी के बीच क्रॉस करा दिए, सेल्फिंग। अच्छा, अब यहाँ 2 गैमेट ना बनेगा जी, क्योंकि सर 2 अलग अलग है ना, ये हेटेरोजाइगस है, विषम युग्मज है। अच्छा, विषम युग्मज और सम युग्मज में जब अंतर पूछेगा तो वहाँ एक और लाइन आप लिख दीजिएगा, सर सम युग्मज में केवल एक ही गैमेट का निर्माण होता है। देखिए सम युग्मज में एक गैमेट बन रहा है, ये सम युग्मज है, ये सम युग्मज है, तो गैमेट का संख्या 1 है। देखिए यहाँ पे ये विषम युग्मज है, विषम युग्मज, तो गैमेट का संख्या 2 हो गया। सर इसमें 2 युग्मकों का निर्माण होता है विषम युग्मज में, यानी हेटेरोजाइगस में। वो सब हम अंतर लिख के दिए हैं, एक बार पढ़ा देंगे ना बोर्ड पे, एक दिन में तो 5 गो चैप्टर खत्म, एगो इकाई एक दिन में खत्म कराएंगे आप लोग का सब समझा के। वो हम समझाने का भी काम मेरा ही है, जो मॉडल पेपर आपको दे रहा हूँ समझाने का काम मेरा है। बस आप लोग खाली है इसको याद करिए, इसको जो मॉडल पेपर देंगे उसको याद नहीं करना, वो तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको ध्यान में रख के एग्जाम में जाना है। आप लोग अपने बारे में मत सोचिए कि हम उतना ही पढ़ के जाएं, आप पूरा पढ़ कर जाएं, समझ, आप पूरा पढ़ कर जाएं। वो उस बच्चे के लिए कि उतना ही पढ़ कर जाएं जिसको लग रहा है, जैसे हम अभी क्या बोले हैं, मेरे साथ रहने वाले कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर हम पहला चैप्टर में बैठा दे एग्जाम देने के लिए तो पास नहीं करेंगे। पहला चैप्टर का पेपर दे दें, पहला चैप्टर का क्वेश्चन पूछ दे तो पास नहीं करेंगे। वो बच्चा तो आप समझिए कि आया था मोतिहारी में सोच के कि इस साल तो नीट किसी भी तरह से निकाल के जाएंगे, नीट में कोनो दम है कहा, PMCH बिहार के मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे, हम एम्स में पढ़ेंगे। और लास्ट में ऐसा हाल हुआ कि वो बेचारा टोया रहा है कि सुनो ना तुम्हारे सर गैस दे दिए, थोड़ा भेजो ना, उसको भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक और सर हैं उनका भी पढ़ लेते हैं, GK मिश्रा का भी पढ़ लेते हैं, बस लड़ जाएगा। अब सब लोग का गैसे अगर पढ़ते रहिएगा तो कोनो मास्टर कहीं से उठा के दे रहा है भाई। हम यही सोचे हुए हैं कि जिस बच्चा से भाई आपसे हमको जीवन भर का जुड़ाव होना चाहिए, हम जो आपको पढ़ा के भेजे जेन्युइन तरीका से भेजें, लास्ट में जो दे के भेजे वो जेन्युइन चीज़ें दें, ताकि आप भी एग्जाम में जाके कम से कम इतना तो है कि आप यकीन मानिए क्लास में एग्जाम हॉल में लास्ट में जरूर जयकारा करके आइएगा, नाम का हल्ला करके जरूर आइएगा। इन्हें कि उधर से गलियाते या चप्पल निकल ले वहीं से सेंटर पर से नहीं आइएगा, इतना कन्फर्म। हाँ, हम सेंटर पर रहते हैं, तो मान लीजिए कि तो अब जिस तरह हम मेहनत करेंगे वही ना डिसाइड करेगा कि आप माला लेके आ रहे हैं, चप्पल लेके आ रहे हैं, नहीं तो वहीं से बच्चा चप्पल निकल ले दौड़ ले आ जाएगा, चलो चलो चलते हैं सेंटर पे, समझे ना। तो इसलिए कुछ भी बच्चा को दे देने से मतलब नहीं है, बच्चा को जेन्युइन चीजें मिले ताकि वो याद करे। अच्छा, तो F2 जनरेशन, क्योंकि जानते हैं बाबू एग्जाम के समय में आप लोग पूरा फ्रस्ट्रेट हो गए, 1 महीना का समय है, और आपके दर्द को हम भी समझ सकते हैं क्योंकि हम एक स्टूडेंट रहे हुए हैं। अच्छा, तो आप लोग जो अभी आपको जो मिल जाएगा ना, आप सोचिएगा ये पढ़ ले मेरे काम का है, मैंने जो मिल जाए वो पढ़ ले मेरे काम का है, तो इसलिए सही चीज मिले। हाँ, वो पोटास है, मर जाइएगा लोग, मत पढ़िएगा। अच्छा इधर देखिए, तो F2 जनरेशन में अब क्या बना कि सर पहले वाले का पहले वाले के साथ, फिर पहले वाले का दूसरे वाले के साथ, फिर दूसरे वाले का पहला और फिर दूसरे वाले का दूसरा, हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये लिखा जाएगा ना सबसे। अच्छा सर, उसके बाद क्या हुआ, तो अब फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो लिखेंगे। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है सर, लंबा अनुपात बौना, फिनोटाइप इसी को ना कहते हैं। इसमें देखिए तो लंबा एगो है ये और 2 गो ये लंबा है, तो 3 गो लंबा हो गया लंबा, और ये बौना एगो हो गया। तो लंबा के बगल में 3 गो लिख देंगे, अब बौना के बगल में 1 लिख लेंगे, 3 अनुपात 1, यानी कि एकल संकर संकरण का फिनोटाइपिक अनुपात 3 अनुपात 1 होता है। और एकल संकर संकरण का जीनोटाइपिक अनुपात, तो जीनोटाइप में कैपिटल टी उतार दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों तो एक के समान है, तो इसमें से कोई एगो उतार दीजिए, ये तीसरा वाला उतारिए। अब कैपिटल टी कितना है 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, स्मॉल टी 1, तो इस तरह से सर जीनोटाइपिक अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 होगा, ठीक है। अच्छा, बस इतना बात याद रखिएगा, इसी के आधार पे आपका क्या निकल जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी निकल जाएगा। अब अगर कोई आपसे पूछ दिया डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो बताइए, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक बताने के लिए इसका तो सर हमको पता है, इसका क्या पता है कि सर इसका 3 अनुपात इसका होता है, इसका 3 अनुपात 1 होता है ना, किसका, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में
3:1 का हम लोग 3:1 के साथ क्रॉस करा देंगे, यानी 3 तिहाई 9 अनुपात, फिर 3 एकम 3 अनुपात, फिर 1 तिया 3 अनुपात, फिर 1 एकम 1, यानी 9:3:3:1। अरे समझे कैसे क्रॉस कराए हैं? ये देखिए यहाँ पे क्रॉस कैसे कराया गया है। तो सर ये पहले वाले का पहले वाले के साथ 3 तिहाई 9, गुना थोड़े करना है, क्रॉस कराना है। फिर सर पहले वाले का दूसरे वाले के साथ 3 एकम 3। अच्छा, फिर पहले दूसरे वाले का पहले के साथ 1 तिया 3 और फिर 1 एकम 1, तो 9:3:3:1। किसका फिनोटाइपिक रेशियो है? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो निकल गया। यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस बस आप लोग एग्जाम में याद करके जाएं, डाई हाइब्रिड क्रॉस बना कर आए। अच्छा, उसके बाद जो है अब जीनोटाइपिक रेशियो अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आपसे पूछा गया तो 1:2:1 होता है, और कहीं डाई हाइब्रिड क्रॉस का पूछ दिया गया तो याद करने का टेंशन मत लीजिए। कितना समय लगेगा आपको एग्जाम में वहां निकालने में? 1:2:1 को लिख कर 1:2:1 के साथ सीधे ये क्रॉस कर दीजिए। और इसमें भी वैसे ही पहले वाले का पहले वाले के साथ 1 अनुपात, फिर पहले वाले का दूसरे वाले के साथ 2 अनुपात, फिर पहले वाले का तीसरे के साथ फिर 1 अनुपात, फिर पहले वाले का दूसरे वाले का पहले के साथ 2 एकम 2 अनुपात, फिर दूसरे वाले का दूसरे के साथ 2 दूने 4 अनुपात, फिर देख रहे हैं 2 अनुपात, फिर 1 2 1। समझ आया? मैंने ये तीनों को तो 12 12 42 12 1 हो जाएगा इसे। तो सर इतना याद तो अगर नहीं होगा तो नहीं होगा तो कोई बात नहीं, खाली इतना को याद करके जाइए ना, इसको बस याद करके जाइए। अब वहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सॉरी क्रॉस कर दीजिएगा। समझ में आ गया सबको? अच्छा, तो ये हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए निकालने का तरीका। अच्छा, तो ये आपका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो याद रखिएगा। अच्छा, आप सुनिए, सर मोनो हाइब्रिड क्रॉस से क्या क्या कंक्लूजन निकला, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर क्या क्या हम लोग को प्राप्त हुआ है? तो सर मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर प्राप्त जो हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने 2 नियमों को दिया था। कितने नियम को? 2 नियम को, जिसको आज के समय में हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। मेंडल जिस नियम को दिए थे ना, 2 नियम को, दोनों नियमों का कहलाता है प्रभाविता का नियम, यानी आनुवांशिकता के नियम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी आनुवांशिकता का नियम कहते हैं। अच्छा, आनुवांशिकता का नियम कितने तरह का है? 2 तरह का। कौन कौन? तो सर पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ है, यानी प्रभाविता का नियम, और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी विसंयोजन का नियम या अलगाव का नियम, ये दूसरा नियम। तो अगर पूछा जाए, बताइए एकल संकर संकरण के आधार पर मेंडल ने कौन से नियम को दिया? तो एकल संकर संकरण के आधार पर मेंडल ने जिस नियम को दिया था आज के समय में उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता का नियम, यानी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कै गो था? 2 गो था। पहला प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी विसंयोजन का नियम। टाइट बैठिए, थोड़ा टाइट बैठिए, बहुत लोग झूल गए हैं। अभी एग्जाम देना है, अभी एग्जाम तक पागल रहिए एकदम पढ़ाई को लेके, ठीक है? आज जितने आ रहे हैं बाबू, जितने लोग अभी बैच में उपस्थित हैं, हम गारंटी के साथ दे रहे हैं, इनका एकदम आप लोग का ऐतिहासिक रिजल्ट होगा, ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। जितना आप अनुमान नहीं लगाई होगा उतना आएगा। बस आप केवल आप लोग रेगुलर पढ़े, घर पर पढ़ें। जो रूम पर होगा, पता है, ज्यादा से ज्यादा कहीं अगर निकल के वीडियो देख भी रहा होगा, अभी बेचारा लाइव में देख रहा होगा, तभी ज्यादा देर तक नहीं होगा। वीडियो देखा, 10 मिनट देखा, बस रख दिया, हो गया। उससे ज्यादा उससे नहीं देखा जा सकता है। घर पे 1.5 घंटा 2 घंटा कोई बैठ के वीडियो देखेगा? नहीं हो सकता। हाँ, मनी मेराज का नया वीडियो लॉन्च हुआ है, उसको देख लेगा, लेकिन नहीं देखेगा। नेचुरल ब्यूटी देख रहा होगा अभी सब। अच्छा अच्छा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम अब क्या है? क्योंकि मेंडल के, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ये सब, लॉ ऑफ प्रभाविता का नियम। अच्छा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर 2 नियमों को दिया। कौन कौन? लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम क्या है? 2025 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा 2025 में, ये समझ रहे हैं? अच्छा, जैसे कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय 2 डिस्क्रीट यूनिट, आप सीधे इसमें बोल दीजिएगा मेंडल इस नियम के अनुसार, एक बात और सुन लीजिए, इस नियम को सीधे आप लोग क्या बोलिएगा? इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में वही लक्षण प्रदर्शित होते हैं जो प्रभावी लक्षण होते हैं। बस इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। शॉर्ट में अगर कुछ याद नहीं रहे तो इतना बात लिख दीजिएगा,
क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद बहुत सारी चीजें जो है ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे अचानक से ये बातें आप लिख सकते हैं। अब देखिए सर, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, यानी लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविध इकाइयों के द्वारा होता है। लक्षण का निर्धारण कारक के द्वारा होता है, फैक्टर के द्वारा। यही ना माता पिता से लक्षणों, यही ना लक्षण है जो स्थानांतरित होता है। अच्छा, तो लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविध इकाइयों द्वारा होता है, यानी कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। अच्छा, फैक्टर अकर्स इन अ पेयर, यानी कारक जोड़े में होते हैं। कारक किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। ये सब छोटा छोटा बात है जो लाइन में आपको लिखना है। अच्छा, और इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट्स ओवर द अनदर फैक्टर। बोला गया है एक असमान जीन के जोड़े में, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, एक असमान जीन के जोड़े में एक कारक दूसरे कारक पर हावी रहता है, प्रभावी होता है, अर्थात दूसरे वाले का लक्षण दबा देता है, छुपा देता है। इसलिए पहला वाला प्रभावी और दूसरा वाला अप्रभावी कहलाता है। बस समझ में, ऐसे बोल सकते हैं भाई। ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये डिसिमिलर पेयर हो गया ना, कारक का असमान जोड़ा हो गया। अच्छा, ये कारक का जो असमान जोड़ा है, इसमें एक कारक दूसरे कारक पर हावी रहता है, यानी कि दूसरे वाले के लक्षण को दबा दे रहा है। तो इसलिए पहला वाला प्रभावी और दूसरा वाला अप्रभावी होता है। बस यही बातें हैं। अच्छा, प्रभाविता के नियम का उपयोग हम लोग किसको एक्सप्लेन करने में करते हैं? तो सर, प्रभाविता का नियम का उपयोग हम F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनक के लक्षण को प्रदर्शित करने में करते हैं, और F2 पीढ़ी में दोनों ही लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। अरे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो आप देखे हैं यहाँ, उसी के आधार पर ये सब दिया है। तो देखिए, तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ है कि सर F1 पीढ़ी में केवल एक को लक्षण आ रहा है, जनक का दोनों। यहाँ देखिए, तो अब देखिए प्रभाविता का नियम यहाँ दिखा रहा है, यह प्रभाविता का नियम यहाँ तक। सर F1 देखिए, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट प्रभावी का लक्षण है वही लक्षण यहाँ आ रहा है। ये टॉल प्रभावी है, तो यहाँ भी F1 पीढ़ी में टॉले आ रहा है। अच्छा, अब उसके बाद लेकिन F2 पीढ़ी में सभी लक्षण, दोनों ही लक्षण, लंबा बौना, दोनों लक्षण यहाँ आ गया है, यानी ये जनक का दोनों लक्षण यहाँ F2 पीढ़ी में आ गया है। तो अगर इसमें बताइएगा आप लोग क्या, यही पॉइंट ये बोल रहा है, लास्ट पॉइंट है, यानी प्रभाविता के नियम का उपयोग हम किसको एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं? तो सर, प्रभाविता के नियम का उपयोग हम देखिए एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1, यानी F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनक को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, तथा F2 पीढ़ी में दोनों ही लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए हम इसका प्रभाविता के नियम का उपयोग करते हैं। सही बात है, क्योंकि F1 पीढ़ी में तो केवल एगो लंबे ना आ रहा था, लेकिन F2 पीढ़ी में लंबा और बौना दोनों आया है। तो यानी कि F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण तथा F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए हम प्रभाविता के नियम का उपयोग करते हैं। बोल सकते हैं, देख लीजिएगा यहाँ। चलिए, अब आते हैं देयर आर टू एक्सेप्शन ऑफ प्रभाविता का नियम, यानी कि प्रभाविता के नियम के कितने अपवाद हैं? सर, देयर आर टू एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभाविता के नियम के दो अपवाद हैं। कौन कौन? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। ये प्रभाविता के नियम का दो अपवाद हो गया, ठीक है। प्रभाविता के नियम का ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। कौन कौन? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है बाबू, खूब क्वेश्चन इससे पूछता है, ये सब पे एकदम ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब बच गया हमारा दूसरा नियम, पहले हम लोग पढ़ लें। दूसरा नियम क्या है? सर, दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने दो नियमों को दिया था, एक में यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, एकल संकर संकरण के आधार पर मेंडल ने दो नियमों को दिया। एक नियम तो आप देख लिए, प्रभाविता का नियम, और दूसरा नियम क्या है? विसंयोजन का नियम, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द allele do not show any blending and that both the characters are recovered as such in the F2 generation through one of these is not seen in F1 generation। प्रभावित देखिएगा क्या होता है, विसंयोजन का नियम हम आप लोगों को लिखवाए हैं, यानी कि सर यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि allele आपस में घुलते मिलते नहीं है। यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि allele आपस में घुलते मिलते नहीं है, तथा F2 पीढ़ी में दोनों
F2 पीढ़ी में दोनों ही लक्षण फिर से प्रदर्शित हो जाते हैं जो F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं दिए थे। बात समझ में आया? अरे यही है, कोई बहुत भारी लैंग्वेज नहीं है इसका। आपको याद रखना है सर, यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि अलील आपस में घुलते मिलते नहीं है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी अगर आपस में घुल मिल गया रहता तो बाद में अलग अलग होता, तो इसलिए घुलता मिलता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अलील आपस में घुलते मिलते नहीं है और F2 पीढ़ी में वो दोनों ही लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं जो F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं दिए थे। बस समझ में आया? अच्छा, फिर से रिकवर हो जाते हैं जो F1 पीढ़ी में उनमें से एक ही कारक दिखाई दिया था, चाहे जो उनमें से एक नहीं दिखा था, वही बात हुआ। अच्छा, द सेग्रीगेशन इज इसेंशियल ड्यूरिंग, यानी कि सर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी विसंयोजन का नियम का आवश्यकता कब होता है? हम इसमें आप लोग को इतना आधार पे बता दिए हैं कि अगर विसंयोजन का नियम कहीं 5 नंबर में आ गया तो भी आप लिख सकें, कहीं प्रभाविता का नियम 5 नंबर में आ गया तो भी आप लिख सकें। बस समझ में, इसीलिए इतना भाषा आप लोग को दे दिए हैं कि आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसमें यानी कि सर द सेग्रीगेशन इज इसेंशियल ड्यूरिंग द मियोटिक डिवीजन इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान विसंयोजन आवश्यक है। तो विसंयोजन आवश्यक कब होता है? तो सर सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान विसंयोजन आवश्यक है। अर्धसूत्री विभाजन तब होता है जब गैमिट बनना होता है, पता है ना? लैंगिक जनन करने वाले जीव में गैमिट का निर्माण जब होता है तो वहीं पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, तभी ना विसंयोजन होता है, यानी अलगाव होता है, अलग अलग गैमिट बंट जाते हैं। ठीक है। अच्छा, नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि विसंयोजन के नियम का कोई भी अपवाद नहीं है। अच्छा सुनिएगा, तो इसलिए प्रभाविता का नियम का कोई भी अपवाद नहीं होता है। अच्छा सुनिएगा, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है, जैसे आपको याद रखना है सर, अगर नंबर टाइप ऑफ गैमेट निकालना हो तो 2 का पावर n, टाइप ऑफ जीनोटाइप ज्ञात करना हो तो 3 का पावर n, और जाइगोट की संख्या ज्ञात करनी हो तो 4 का पावर n। 2 का पावर n, 3 का पावर n और 4 का पावर n, ये कॉन्सेप्ट है। जहां n क्या है तो n बराबर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, यानी कि विषम युग्मज जोड़े की संख्या। बस समझ में आया? अच्छा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी है। अच्छा, तो ये देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी या कैपिटल सी, तो इसमें n का संख्या कितना होगा? n का संख्या 2 होगा। क्यों n का संख्या 2 होगा? क्योंकि सर यहाँ पे ये क्या है, ये है सर विषम युग्मज जोड़ा, आपको देखना है। तो यहाँ दुइये को विषम युग्मज जोड़ा है, ये है और एक ये है, ये विषम युग्मज जोड़ा नहीं है, ये तो समयुग्मज हो गया ना, यानी होमोजाइगस हो गया ना। हम लोग को हेटेरोजाइगस जोड़ा खोजना है, तो यहाँ एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, तो इस तरह से सर n बराबर 2। तो अब इसमें से कोई भी आप नंबर टाइप ऑफ गैमेट पूछा है तो 2 का पावर 2 यानी 4, अगर जीनोटाइप का प्रकार पूछा है तो 3 का पावर 2 यानी 9। अच्छा, अगर जाइगोट का संख्या पूछा है तो 4 का पावर 2 यानी कि 16 निकल जाएगा। अच्छा चलिए, इस तरह से ही हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है सर? इसको बोलते हैं द्विसंकर संकरण, यानी कि सर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रॉस इन विच देयर इज ए स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर्स। बस समझ में आया? कैरेक्टर 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट भी बोल सकते हैं, 2 जोड़ा विपर्यासी विशेषक। जो 2 जोड़ा विपर्यासी विशेषक मतलब 2 गो लक्षण, यानी 4 गो विपर्यासी विशेषक हो गया। एक लक्षण का 2 गो विपर्यासी विशेषक होता है तो 2 लक्षण का 4 गो ना होगा, तो वहीं बोला गया है अक्रॉस इन विच देयर इज ए स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर्स। सीधे बोल दीजिएगा 2 कैरेक्टर्स। अच्छा है 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, यानी वैसा संकरण जिसमें 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के वंशाक्रम का अध्ययन हो, यानी हम लोग बोलेंगे वैसा संकरण जिसमें 2 गो जोड़ा में रहेगा, 2 जोड़ा का क्रॉस आपस में कराएंगे हम लोग, 2 जोड़े विपरीत लक्षणों का वंशाक्रम का अध्ययन हो, उसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। जैसे देखिएगा मेंडल ने क्या इसके लिए चयन किया था, तो सर मेंडल ने इसके लिए सिलेक्ट किया था सीड का कलर और सीड का शेप।
बीज का सीड का यानी बीज का आकार और बीज का रंग। बीज का आकार आप भी जानते हैं सर क्या क्या होता है, गोला और झुर्रीदार। अच्छा, बीज का रंग पीला और हरा। अच्छा, पीला और गोल ये प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है, और ग्रीन और रिंकल्ड यानी हरा और झुर्रीदार ये अप्रभावी होता है। ठीक है। अच्छा, अब उसी को यहाँ पे राउंड येलो, इसमें क्या है सर, राउंड येलो ये डोमिनेंट है यानी प्रभावी है, और रिंकल्ड तथा ग्रीन यानी कि ये रिंकल्ड मतलब हो गया झुर्रीदार और हरा ये अप्रभावी है। और दोनों को मिलाकर अब यहाँ पे क्या किया गया है सर, डाई हाइब्रिड क्रॉस करा दिया गया। डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखिए तो यहाँ क्या किया जाए सर, दो लक्षणों का आपस में क्रॉस कराया गया कि नहीं, यानी दो जोड़ा विपर्यासी विशेषकों का आपस में क्रॉस कराया गया है। अच्छा, अब देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई हम लोग दोनों प्रभावी को एक तरफ में रख दिए, राउंड येलो दोनों प्रभावी है, राउंड येलो को एक तरफ में रख दिया और रिंकल्ड ग्रीन को दूसरे तरफ में रख दिया। अच्छा, अभी देखिए कैपिटल आर से एक कैपिटल आर निकल गया, कैपिटल आर से गैमेट जब बनेगा तो एक कैपिटल आर, और कैपिटल वाई से एक कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल आर और स्मॉल वाई, समझ में आया ऐसे। अच्छा, उसके बाद दोनों जब आपस में मिलेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ यहाँ नीचे नहीं आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, यानी F1 पीढ़ी में वही लक्षण आएगा जो यहाँ डोमिनेंट का है। F1 पीढ़ी में सर जो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर यानी राउंड, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी येलो, राउंड येलो, और राउंड येलो ही यहाँ पे क्या है, प्रभावी है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया गया, इनके बीच सेल्फिंग करा दिया गया। जब इनके बीच सेल्फिंग होगा तो पहले ये लोग गैमेट का निर्माण करेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे गैमेट बनेगा ना जी, इन दोनों के बीच क्रॉस कराना है, इसी को फिर दोबारा लिख के क्रॉस कराना है, तब गैमेट बनेगा। तो गैमेट बनाने के लिए यहाँ पे आइए, गैमेट बनाने का हम सिखाए हैं कैसे। तो सर ये है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये कैपिटल आर स्मॉल आर को, ये कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ क्रॉस करा देना है। यही ना, दो अलग अलग लक्षण है, क्रॉस करा करा के हम लोग गैमेट बना लेंगे, यानी कि युग्मक बना लेंगे। तो देखिए कैपिटल आर सर स्मॉल वाई से मिला, कैपिटल आर सॉरी सबसे पहले कैपिटल आर मिला कैपिटल वाई से, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बन गया। अच्छा, अब स्मॉल आर फिर मिला कैपिटल वाई से, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई बन गया। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई से, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फिर कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई से, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चार गैमेट निकल गया। अब चारों गैमेट का हमें आपस में क्या कराना है सर, हमें सेल्फिंग करना है जी, सेल्फिंग यानी सर हमें स्वपरागण करना है। तो जब सेल्फिंग करना है तो हम चारों को इधर जितना लिखेंगे उतना ही इधर भी होगा, क्योंकि दोनों को एक ही समान से ना क्रॉस करना था, और तब उसके बाद हम ऐसे क्रॉस करा लेंगे। हम ये कैसे लिखे हुए हैं ये सब समझ में आ रहा है ना सर, यहाँ से कैपिटल आर और ऊपर से कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इधर से कैपिटल वाई या ऊपर से भी कैपिटल वाई, तो ये पूरा खंडा ऐसे भर लेना है। अच्छा, उसके बाद फिनोटाइपिक रेशियो अब आपको बताना है, तो फिनोटाइप यही चार तरह का बनेगा। कौन कौन, राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, स्मॉल आर रिंकल्ड येलो, अच्छा राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन, यही ना बनेगा जी। स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड झुर्रीदार, तो झुर्रीदार और हरा। अच्छा, तो इस तरह से ये पूरा हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 हम लोग सीधे लिख देंगे, बस समझ में आया। 9:3:3:1 हम सीधे लिख देंगे, यानी ये हो गया जैसे राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन, इस तरह से ये फिनोटाइप हो गया। आपको घर पे ये प्रैक्टिस कर लेना है। अब ये बार बार देखना नहीं है, इसमें खोजना नहीं है कौन कहाँ है, सीधे आप 9:3:3:1 को याद कर लीजिए। अगर इसको जानना होगा तो फिर आपको मेन बैच का वीडियो डाले हैं, वहाँ पे आप डिटेल्स में देखिएगा, लेकिन अभी देखने का इतना समय तो आप लोग को भी नहीं है। इसका जीनोटाइपिक रेशियो 12:12:42:12:1 निकालने का तरीका आप लोग को बता ही दिए हैं कि सर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ट्रिक है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सर मोनोहाइब्रिड क्रॉस से डाई हाइब्रिड क्रॉस को कैसे ज्ञात करते हैं? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखिए फिनोटाइपिक अनुपात 3:1 होता है ना रेशियो। अच्छा, तो ये 3:1 को 2 बार अगर क्रॉस करा दे इसी के बीच तो क्या निकल जाएगा, 9:3:3:1 निकल जाएगा। अभी बताए ही हैं आप लोग को। यहाँ जीनोटाइपिक रेशियो से भी आप यहाँ पे क्रॉस करा कर निकाल सकते हैं 12:12:42:12:1, तो रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। अच्छा चलिए,
अब आते हैं हम लोग सर बैक क्रॉस पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, ये सब क्या है। 5 मिनट की बातें है, उसमें ही आपका आज का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, बच जाएगा सिर्फ आप लोग का क्या, लिंकेज से आपको पढ़ना हो गया, म्यूटेशन पढ़ना हो गया, म्यूटेशन, लिंकेज, सेक्स डिटर्मिनेशन और डिसऑर्डर, जो हम लोग कल पढ़ लेंगे। तो इसलिए देखिएगा बैक क्रॉस अब क्या है सर। बैक क्रॉस का मतलब होता है जब F1 का क्रॉस प्रभावी चाहे अप्रभावी किसी के साथ हो। जैसे F1 आप लोग अभी देखे थे, मान लीजिए कि सर हम लोग क्रॉस किए कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ जब क्रॉस कराए थे, तो कैपिटल टी प्रभावी था और स्मॉल टी अप्रभावी था। इससे एक गैमेट बना कैपिटल टी, इससे एक गैमेट बना स्मॉल टी, दोनों आपस में मिले तो जो बना है यहाँ पे टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 पीढ़ी में हो बना है। तो इस F1 पीढ़ी का जब क्रॉस हम लोग चाहे प्रभावी चाहे अप्रभावी किसी के साथ आप कराइएगा तो उसको बैक क्रॉस कहेंगे। बात समझ में आया? यानी F1 पीढ़ी का क्रॉस डोमिनेंट या रिसेसिव किसी के साथ कराइए, जैसे F1 का डोमिनेंट या रिसेसिव किसी के साथ कराइए तो बैक क्रॉस। F1 का क्रॉस जब सिर्फ प्रभावी के साथ कराइएगा तब उसको आउट क्रॉस, और जब F1 का क्रॉस सिर्फ रिसेसिव के साथ कराइएगा तब उसको टेस्ट क्रॉस कहा जाएगा। पूछा भी गया है ये टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है, आउट क्रॉस क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब बन जाएगा ये। अच्छा, इधर आ जाइए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये 2 बातें हैं जो आपको जानना है, छोटा छोटा पॉइंट है ये, बस 5 नंबर में ये सब रेडी रखेंगे, 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छा, अब देखिएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है सर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, अब सुनिएगा, अपूर्ण प्रभाविता में यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या बोलिए सर, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि सर मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण होना चाहिए, लेकिन कुछ जीवों में F1 पीढ़ी में दोनों ही लक्षण अनुपस्थित हों या F1 पीढ़ी दोनों ही लक्षण से अलग हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है सर, मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार देखिए, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, dominant character must be present in F1 generation, but in some organisms F1 generation is different from both character। लेकिन कुछ जीवों में F1 पीढ़ी दोनों ही जनक से भिन्न होता है। अच्छा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि इसमें एक क्रॉस कराया गया है फ्लावर के बीच, प्लांट के बीच, कौन कौन, रेड और व्हाइट के बीच। कैपिटल आर ये प्रभावी है और स्मॉल आर ये व्हाइट है। अच्छा, यहाँ से गैमेट बना, वही तरीका है बनाने का, गैमेट कैपिटल आर और यहाँ बना स्मॉल आर। सर ये कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों आपस में मिला तो F1 पीढ़ी में कैपिटल और स्मॉल आर आना चाहिए था रेड, लेकिन ना तो रेड आया ना ही व्हाइट आया, यहाँ बन गया पिंक यानी कि गुलाबी बन गया। अच्छा, फिर से जब इसका सेल्फिंग किया गया तो सेल्फिंग तो अब समझ में आ गया है आपको कैसे करना है। तो जब सेल्फिंग किया गया तो F2 पीढ़ी में वो सभी लक्षण फिर से मौजूद हुए जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं दिए थे। तो F2 पीढ़ी में वो सारे लक्षण दिखाई दे दिए हैं, जैसे कैपिटल आर रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक और स्मॉल आर व्हाइट। यानी देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा दिखाई दे दिया है F2 पीढ़ी में, जो F1 में दिखाई दिया ही नहीं। F1 यहाँ बिल्कुल अलग आ रहा है, तो ये प्रभाविता के नियम का विरुद्ध है। प्रभाविता के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि F1 पीढ़ी में प्रभावी गुण आना चाहिए। अच्छा, अब देखिए इसका फिनोटाइपिक का जीनोटाइपिक याद रखिएगा बाबू। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ये दोनों का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक अनुपात कितना होता है, 1:2:1 होता है, बिल्कुल सेम होता है। इसमें फिनोटाइपिक अनुपात और जीनोटाइपिक अनुपात जो है आप लोग देखिए क्या है, दोनों समान 1:2:1 है, और जीनोटाइपिक अनुपात भी 1:2:1 है, यानी दोनों ये क्या है, समान है। देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, यह है। तो इस तरह से ये क्या हो गया सर, 1:2:1 हो गया। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं सर, एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अब ये अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण में कौन कौन हो जाएगा सर, अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण में आएगा, एक मिनट,
चलिए, अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण में जो आएगा ये होगा कौन सर? फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, यानी पुष्प का रंग। फ्लावर कलर मतलब होता है पुष्प का रंग, यानी मिराबिलिस जलापा में पुष्प का रंग। मिराबिलिस जलापा को ही 4 o'clock प्लांट कहते हैं या फिर गोली बान कहते हैं। बात समझ में आया? यानी कि सर अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण क्या क्या होगा? तो मिराबिलिस जलापा में पुष्प का रंग, या इसी को 4 o'clock प्लांट चरबजिया पौधा, या इसी को गुली बान कहते हैं, गुली बान। अच्छा, उसके बाद देखिए फीदर कलर इन एंडालुसियन फाउल, यानी कि एंडालुसियन पक्षी में पंख का रंग। एंडालुसियन पक्षी में पंख का रंग, ये इसी का उदाहरण है। या फिर फ्लावर कलर इन एंटीरिनम मेजस, यानी कि एंटीरिनम मेजस में पुष्प का रंग, या एंटीरिनम मेजस को ही स्नैप ड्रैगन कहते हैं, या इसी को डॉग फ्लावर कहा जाता है। ठीक है, चलिए हो जाएगा। अच्छा, अब आइए कोडोमिनेंस, बस ये लास्ट टॉपिक है इसका, कोडोमिनेंस। ठीक है, अच्छा कोडोमिनेंस में क्या होता है? कोडोमिनेंस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग सहप्रभाविता। अच्छा, सहप्रभाविता क्या है सुनिएगा सर। इन दिस फेनोमेनन, इस घटना में बोथ द कैरेक्टर ऑफ अ जीन एक्सप्रेस फॉर अ पार्टिकुलर कैरेक्टर्स इन F1 जनरेशन। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें जो F1 जनरेशन प्रदर्शित होता है ये दोनों ही जनक के लक्षण से बिल्कुल भिन्न होता है, अलग तरह का व्यक्त होता है, जो उनसे कोई संबंध नहीं है। जैसे आप अभी अपूर्ण प्रभाविता में क्या देखे, रेड और व्हाइट दोनों को ऐसे भी मिला दीजिएगा तो पिंक बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो बिना किसी संबंध का उत्पन्न हो रहा है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि ब्लैक, याद रहे ये बात, इन दिस फेनोमेनन बोथ द कैरेक्टर ऑफ अ जीन एक्सप्रेस फॉर अ पार्टिकुलर कैरेक्टर्स इन F1 जनरेशन। यानी इस घटना में जीन के दोनों अलील विशेष लक्षण के लिए प्रदर्शित होते हैं। इस घटना में जीन के दोनों अलील विशेष लक्षण के लिए प्रदर्शित होते हैं। हो जाएगा। जैसे देखिएगा, ब्लैक और व्हाइट कलर के दो पशु का आपस में क्रॉस कराया जाता है। ब्लैक जैसे कि R1 मान लिया गया ब्लैक है, और व्हाइट को R2 मान लिया गया, यानी यहाँ पे अप्रभावी को R2 माना गया। अच्छा, ये यहाँ से जो गैमिट बना R1 और यहाँ से गैमिट बनेगा R2, क्योंकि दोनों समान है तो एक ही गैमिट बनेगा। अच्छा, दोनों जब आपस में मिलेंगे तो F1 पीढ़ी में कैपिटल R1 और R2 बना। अच्छा, ये अब यहाँ होना चाहिए था प्रभावी, यानी ब्लैक होना चाहिए था, लेकिन ना तो ब्लैक आया और ना ही ये क्या व्हाइट आया, एकदम बिल्कुल अलग लक्षण, यानी रोन कलर बना लिया, यानी चितकबरा बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया जी? चितकबरा बना लिया। अच्छा, अब उसके बाद फिर से जब इसका सेल्फिंग कराया गया, यानी स्वपरागण कराया गया, तो स्वपरागण के पश्चात जो है ये कुछ इस तरह का कैरेक्टर यहाँ प्रदर्शित होगा। ये तो आप लोग को बता चुके हैं ना, तो ये करना आसान है, आप लोग कॉपी पे खुद से ये प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसको बनाकर देखेंगे। अच्छा, यहाँ आप देखिए, यहाँ भी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, तो अभी ये बताए हैं आपको, याद रखिएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस चाहे कोडोमिनेंस का फिनोटाइपिक अनुपात या जीनोटाइपिक अनुपात, कुछ भी पूछे, 1:2:1। ठीक है, तो देखिए वहीं आएगा 1:2:1 आएगा। ठीक है, अच्छा अब जो है इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है सर, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एग्जाम्पल हो जाएगा कोडोमिनेंस का, कोट कलर ऑफ कैटल, यानी मवेशी के चमड़ी का रंग। AB ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप नहीं, ABO ब्लड ग्रुप मल्टीपल अलील का उदाहरण होता है, सिर्फ AB ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। और कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, यानी दात्र कोशिका और रक्तता का वाहक, जैसे HB मतलब हेमोग्लोबिन, HbA और HbS, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये सिकल सेल एनीमिया के वाहक को। अच्छा, अब मल्टीपल अलील क्या है, बहुअलीलता क्या है? तो सर मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ सेम जीन आर कॉल्ड मल्टीपल अलील, यानी समान जीन के 2 से अधिक विकल्पित रूपों को बहुअलीलता कहते हैं। अलील क्या है? तो सर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन, यानी समान जीन के विकल्पित रूप को अलील कहते हैं, और 2 से अधिक समान जीन के विकल्पित रूप को बहुअलीलता कहा जाता है। एग्जाम्पल में ABO ब्लड ग्रुप, यानी ABO रक्त समूह। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ABO ब्लड ग्रुप के से ही स्टार्ट करेंगे, ABO ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन ये आप याद कर लीजिए, अगर पॉसिबल जीनोटाइप पूछ दिया कि कितने जीनोटाइप बनेंगे और अलील का संख्या दे दिया, अलील का संख्या दे दिया, तो उसका फॉर्मूला है n × n + 1/2, जहां n बराबर अलील की संख्या, नंबर ऑफ अलील। अलील का संख्या दिया हो जीनोटाइप का,
संभावित जीनोटाइप की संख्या पूछ रहा हो तो n इंटू एन प्लस 1/2। बस समझ में आया? यहां तक कितने लोग का याद हो गया? तो बहुत जल्दी आप लोग थक जा रहे हैं। हम 1.5 घंटा से, टाइम देखिए, पूरा 1.5 घंटा से चिल्ला रहे हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं थके हुए हैं। अभी बैच हमको पढ़ाना भी है, और उसके बाद भी मतलब समझिए कि हमको बहुत सारा, अभी समझिए बहुत सारा काम करना है, क्योंकि मुझे बस, मेरा एनर्जी कहाँ से आता है? सामने दिख रहे कामों से। अभी हमारे सामने बहुत काम है, थक जाएंगे तो काम कौन करेगा? लेकिन आप लोग को तो एग्जाम नहीं दिख रहा है, 20 दिन और एग्जाम बच गया। अब जितना मेहनत आप लोग से हो सकता है 20 दिन में कर दीजिए। मोबाइल वोबाइल को, ये सबको बंद कर रखिए, सिर्फ पढ़ाई के समय में मोबाइल का उपयोग करिए, ठीक है? यहाँ तक आप लोग पढ़ कर आइए और याद करके आइए, कल सुनेंगे। ये हम आपको भेज रहे हैं, ग्रुप में चला गया है। हाँ जी, रिवीजन ही होगा।